आज हम बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस। इग्नू की पोल साइंस पढ़ रहे हैं हम। कोड आपके सामने है, ज़रूर मैच करें। BPSC 131 फर्स्ट सेमेस्टर की पोल साइंस पढ़ रहे हैं हम। राजनीतिक सिद्धांत का परिचय। आज हम बात करेंगे चैप्टर 5 की। इससे पहले इस बुक पे 4 चैप्टर कवर कर चुके हैं हम। आज हम पढ़ने वाले अपना चैप्टर 5। चैप्टर 5 हमारा है न्याय, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं जस्टिस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को बिना देर किए हुए। इंस्टा पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो। आपकी क्वेरी या क्वेश्चन है तो यहाँ पर आप मुझसे पूछ सकते हो। यूज़र नेम आपके सामने है। टेलीग्राम पे जाके आप ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें। @एकलव्य स्नातक 1 के नाम से ग्रुप है। इस ग्रुप को ज्वाइन करने के आपके 2 फ़ायदे हैं। एक तो जिन बच्चों को वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं आती है वो यहाँ से वीडियो को देख सकते हैं। प्लस वेबसाइट पे जो हमारे नोट्स होते हैं उनका लिंक हम प्रोवाइड कर देते हैं इस ग्रुप के अंदर। वहाँ से वो डिटेल से उन नोट्स को पढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ जो भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ या इन्फॉर्मेटिव जो भी इन्फॉर्मेशन होती है वो इस ग्रुप के अंदर हम प्रोवाइड कर देते हैं। आप यहाँ से देख सकते हैं। तो इस ग्रुप को आप ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले बात कर लेते हैं न्याय का अर्थ और इसकी अवधारणा के बारे में। देखिए, न्याय के अर्थ और अवधारणा को समझने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि न्याय जो है ना वो प्राचीन काल से ही चला आ रहा है। ऐसा नहीं है कि न्याय की अवधारणा और अर्थ इस आधुनिक काल में ही जन्मा। प्राचीन काल से ही न्याय की अवधारणा और न्याय का अर्थ या न्याय जो है वो प्राचीन काल से ही चला आ रहा है। चाहे वो महाभारत काल हो, चाहे वो रामायण का काल हो, ठीक है, उस समय से ही न्याय चला आ रहा है। न्याय उस समय जो न्याय था, उस समय के न्याय को धर्म के साथ जोड़ा जाता था। ठीक है, धर्म के साथ उस समय न्याय को जोड़ा जाता था कि न्याय करना एक राजा के लिए धर्म माना जाता था कि अपने धर्म से वो पीछे नहीं हट सकता। जनता के लिए न्याय करना, अपनी प्रजा के लिए न्याय करना, उसके धर्म के साथ उसको जोड़ा जाता था। तो न्याय प्राचीन काल से ही चला आ रहा है। महाभारत काल में जो भी घटित घटा युद्ध के दौरान वो न्यायोचित था। श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो कुछ भी सिखाया वो भी न्यायोचित था। यानी कि न्याय की जो धारणा है, न्याय का जो अर्थ है, वो प्राचीन काल से ही मनुष्य को समझाया गया है। मनुष्य के बीच न्याय रहा है। और जब राजा महाराजाओं का काल था तब भी न्याय अपनी चरम पर था और राजा महाराजा जितने भी थे वो न्याय को अपने धर्म के साथ देखते थे। परंतु आज हम आधुनिक काल में न्याय को किस तरीके से देखते हैं उसको हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। देखिए, न्याय का जो अर्थ है ना और उसकी अवधारणा है। न्याय शब्द आया कहाँ से, सबसे पहले आपको ये समझना होगा न्याय शब्द कहाँ से आया। तो न्याय शब्द आया लैटिन भाषा से। लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना जस्टिस। न्याय को अंग्रेजी में कहते हैं जस्टिस, ठीक है। और जस्टिस कहाँ से निकला? लैटिन भाषा से। लैटिन भाषा के 2 शब्द हैं, जुएगर एवं जस। जुएगर एवं जस, इन दोनों शब्दों से मिलकर बना है जस्टिस। जस्टिस जिसका हिंदी रूपांतरण क्या है? न्याय। तो इसको कहते हैं न्याय। और इसका जो अर्थ है वो क्या है? एक साथ गांठ बांधने से। यानी कि इस शब्द का जो अर्थ है वो है एक साथ गांठ बांधने से। मतलब प्रत्येक, आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो कि प्रत्येक समाज के वर्ग को एक साथ बांधे रखना, ऐसी व्यवस्था का निर्माण करना जिसमें प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे के साथ जुड़ा रहे, प्रत्येक समाज एक दूसरे के साथ जुड़ा रहे, किसी के साथ कोई अन्याय ना हो, किसी के साथ कोई अनहोनी ना हो। इस प्रकार से इसको देखा जाता है। अर्थात सिंपल शब्दों में हम बात करें तो प्रत्येक व्यक्ति को अधिकारों एवं कर्तव्यों, पुरस्कारों व दंड का समुचित वितरण करके लोगों को संबंधों की एक उचित व्यवस्था में संगठित करना है ना। लोगों के अधिकारों, उनके कर्तव्यों, ठीक है, पुरस्कारों एवं दंड का समुचित वितरण, यानी कि उनके अधिकार, उनके कर्तव्य, उनको दिए जाने वाले पुरस्कार व दंड, उन सब का एक समन्वय हो, उन सब वो एक समान रूप से प्रत्येक व्यक्ति के लिए वितरण हो। ये ना हो कि किसी के लिए कोई अलग अलग अधिकार है और किसी के लिए कोई अलग अधिकार है। ऐसा ना हो कि जो पूंजीपति लोग हैं उनके अलग कर्तव्य हो और जो निर्धन लोग हैं उनके अलग कर्तव्य हो। ऐसा ना हो, सभी के लिए समान वितरण होना चाहिए। ऐसी व्यवस्था को बनाना ही, ऐसी व्यवस्था के अंदर लोगों को संगठित करना ही न्याय कहलाता है, ठीक है। जॉन रोल्स ने यहाँ पर एक परिभाषा दी है न्याय की। उन्होंने कहा, न्याय ही सामाजिक संस्थाओं का सर्वप्रथम सद्गुण है। उन्होंने कहा न्याय जो है वो सामाजिक संस्थाएं, जितनी भी सामाजिक संस्थाएं हैं उसका जो सर्वप्रथम सद्गुण है, यानी जितनी सामाजिक संस्थाएं समाज के अंदर चलती है उसका जो प्रथम गुण है वो क्या है? वो न्याय है। यानी वो किसी के प्रति पक्षपात ना रखे। कोई भी ऐसी सामाजिक संस्था वो किसी को भी उसका फेवर ना करे, सबके लिए समान हो,
सबके लिए निर्देश समान हो, सबके लिए प्रबंध समान हो, वो उसका प्रथम गुण है क्या? न्याय। तो न्याय को जॉन रोल्स यहाँ पर जॉन रोल्स इस प्रकार से परिभाषित करते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए, भारत के संविधान की जब हम बात करते हैं तो भारत के संविधान की प्रस्तावना में न्याय को क्या कहा गया है? भारतीय लोकतांत्रिक गणतंत्र सभी नागरिकों हेतु न्याय, आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक मूल्यों को सुनिश्चित करने हेतु दृढ़ प्रतिज्ञ है। अर्थात इसका कहने का तात्पर्य ये है, कहने का मतलब ये है कि जो भारत की संविधान की प्रस्तावना है उसके अंदर ये लिखा गया है कि जो न्याय है, चाहे वो आर्थिक हो, सामाजिक हो या राजनीतिक हो, वो प्रत्येक व्यक्ति को, भारत के प्रत्येक नागरिक को समान रूप से दिलाने के लिए जो हमारा संविधान है वो दृढ़ प्रतिज्ञ है, यानी कि वो प्रतिबद्ध है। समझे आप इस चीज़ को? यानी भारत का संविधान प्रत्येक भारत के नागरिक को, चाहे वो आर्थिक न्याय हो, सामाजिक न्याय हो, राजनीतिक न्याय हो, इन सभी को दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रस्तावना की सूची में न्याय को, प्रस्तावना की जो सूची है उसमें न्याय को स्वतंत्रता से, समानता से और भाईचारे से, इन सभी से ऊपर रखा गया है। ठीक है, यानी कि हमारा जो संविधान है वो कहता है कि न्याय हमारे लिए सर्वोपरि है, स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा इसके नीचे है, सर्वोपरि हमारे लिए क्या है? न्याय है। यानी प्रत्येक राज्य के नागरिक को न्याय मिलना सर्वोपरि है, सबसे पहले उसको न्याय पाने का अधिकार होना चाहिए। यूनानी दार्शनिक है अरस्तु, उन्होंने न्याय को परिभाषित करते हुए उन्होंने कहा कि समानों का समानता से और असमानों का असमानता से उनकी असमानताओं के अनुपात में बर्ताव करना न्याय है। देखिए, ये आपको थोड़ा सा कठिन लगा होगा, समझ में नहीं आएगा, मैं आपको डिटेल से समझाता हूँ कि समानों का समानता से, ठीक है, और असमानों का असमानता से उनकी असमानताओं के अनुपात में बर्ताव करना, यानी कि समानों का समानता के साथ और असमानों का असमानता के साथ उनकी जो असमानताएं हैं ना उसके अनुपात में बर्ताव करना। ठीक है, उसके अनुपात में बर्ताव करना ही न्याय है। यानी किसी व्यक्ति के साथ किस प्रकार की असमानता है, किस प्रकार की वो असमानताओं को झेल रहा है, उसमें जो समान व्यवहार उसके साथ करना है, वो जो बर्ताव है ना, वो जो बर्ताव व्यवहार जो उसके साथ किया जा रहा है वही न्याय है। समझे आप? जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, दो व्यक्ति एक कार्य करते हैं। ठीक है, मान लो एक व्यक्ति है वो भी टीचर का काम करता है, दूसरा व्यक्ति है वो भी टीचर का काम करता है, दोनों का सेम प्रोफेशन है। लेकिन हो क्या रहा है, एक व्यक्ति को तो मिलते हैं 500 रुपये दिन के, लेकिन एक व्यक्ति को मिलते हैं 200 रुपये दिन के। तो ये जो बर्ताव है ना, इस बर्ताव को दूर करना ही न्याय है। यानी समान काम के लिए समान वेतन देना, आप ये कह सकते हो, उसे ही न्याय कहा है अरस्तु ने न्याय के 3 प्रकार बताए। उन्होंने कहा एक वितरणकारी न्याय होता है, एक दोष निवारक न्याय होता है और एक क्रम विनिमय न्याय होता है। वितरणकारी न्याय यानी कि समाज के अंदर ऐसी व्यवस्था को बनाया जाए जिसमें कि जो भी मूलभूत आवश्यकताएं हैं मनुष्य के लिए, उनका वितरण सामान्य रूप से प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त होना चाहिए। जैसे मान लो रोटी, कपड़ा, मकान, ये सभी मूलभूत आवश्यकताएं हैं व्यक्ति की, तो ये समान रूप से प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त हो, इस प्रकार की व्यवस्था बनानी चाहिए। ऐसा न्याय होना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति को आजीविका कमाने के लिए उसको उचित अवसर प्राप्त हो। तो ऐसी व्यवस्था बनाना ही न्याय है। अर्थात ऐसी व्यवस्था बनाना न्याय है जो समाज में प्रत्येक व्यक्ति को रोटी, कपड़ा, मकान और आजीविका कमाने के अवसर प्राप्त हो सके। इसके बाद दोष निवारक न्याय से है समाज के अंदर जो भी दोष फैले हुए हैं उसका निवारण किया जाना चाहिए, उसको दूर किया जाना चाहिए समाज से। ऐसे मान लो किसी व्यक्ति के साथ जाति के आधार पर कोई भेदभाव हो रहा है तो वो उस दोष को हटाया जाना चाहिए, उसका निवारण किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार से अरस्तु ने अपने 3 पॉइंट रखे थे, अपने 3 विचार दिए थे न्याय के लिए: वितरणकारी समाज, दोष निवारक न्याय, ठीक है, और क्रम विनिमय न्याय। ये तीनों अरस्तु ने अपने विचार रखे थे न्याय के प्रति। इसके बाद हम बात करते हैं न्याय के प्रकार की, या आप कह सकते हो न्याय के कितने भेद होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन एग्जाम में आपसे इस प्रकार से पूछा जाता है कि न्याय के भेदों को बताइए या न्याय के प्रकारों को बताइए। देखिए, इस चैप्टर के अंदर से लगभग 2 क्वेश्चन बनते हैं मोटे मोटे। एक तो ये बनता है कि न्याय क्या है, इसको परिभाषित कीजिए। दूसरा ये क्वेश्चन ये बनता है कि न्याय के कितने प्रकार हैं या न्याय के कितने भेद हैं। तो ये 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर के अंदर से बनते हैं जिनको हम डिटेल से डिस्कस भी कर लेते हैं इस चैप्टर के अंदर।
तो न्याय के प्रकार की हम बात करते हैं तो सबसे पहले आता है आर्थिक न्याय। अब देखिए आर्थिक न्याय क्या है। आर्थिक न्याय है, आर्थिक न्याय से तात्पर्य है, अभिप्राय है कि समाज में रह रहे सभी व्यक्तियों की मौलिक आवश्यकता जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, इन सभी की पूर्ति हो, है ना। आर्थिक आर्थिक स्थिति किन चीज़ों से जुड़ी हुई है, आपकी आर्थिक क्रियाओं से जुड़ी हुई है। जैसे मान लो रोटी, कपड़ा, मकान, ये प्रत्येक व्यक्ति की एक आर्थिक नीड है। अगर ये पूरी नहीं होगी तो व्यक्ति अपना जीवन नहीं जी पाएगा। तो ये आर्थिक क्षति होती है किसी भी व्यक्ति की। रोटी, कपड़ा और मकान, इन सभी की पूर्ति हो, ऐसी आर्थिक नीति होनी चाहिए। ये आर्थिक न्याय होना चाहिए। आर्थिक व्यवस्था ऐसी हो जिसमें समाज के सभी व्यक्ति अपनी योग्यता अनुसार आजीविका कमा सके। कहने का तात्पर्य ये है कि ऐसी व्यवस्था बनाई जानी चाहिए सरकार के द्वारा जिसके अंदर व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार, ऐसा ना हो कि ऐसी व्यवस्था बना दी जाए कि आप इतना पढ़ोगे तभी आपको नौकरी मिलेगी। ऐसी व्यवस्था का निर्माण करना चाहिए जिसमें प्रत्येक समाज में रह रहे नागरिक को अपनी योग्यता के अनुसार आजीविका यानी काम करने के अवसर प्राप्त होने चाहिए जिससे वो अपना जीवन जी सके। इसके बाद देखिए मानव कल्याण में सामाजिक कल्याण संबंधी कार्यों को बढ़ावा देना चाहिए। मानव कल्याण के लिए यानी मानव विकास के लिए, उनके व्यक्तित्व के विकास के लिए ऐसे कार्यों को बढ़ाना चाहिए जिससे कि उनकी जीवन शैली सुधर सके। जैसे वृद्धावस्था पेंशन हो गई, ठीक है, भविष्य निधि हो गई। वृद्धावस्था पेंशन आप सभी जानते ही हो, जो 60 साल से ऊपर के वृद्ध होते हैं उनके लिए वृद्धावस्था पेंशन का आयोजन करती है सरकार। तो इस प्रकार के जो सामाजिक कल्याण वाले कार्य हैं, ऐसे कार्यों को बढ़ावा देना चाहिए जिससे कि आर्थिक न्याय प्राप्त हो सके प्रत्येक व्यक्ति को, यानी उसकी आर्थिक स्थिति सुधर सके। और आर्थिक न्याय पर ही सामाजिक न्याय टिका होता है, ठीक है। अगर किसी व्यक्ति को आर्थिक न्याय मिल पा रहा है ना, तो उसको सामाजिक न्याय भी मिल जाता है। यानी सामाजिक न्याय का जो बेस है वो आर्थिक न्याय ही है। इसके बाद हम बात करते हैं कानूनी न्याय की। देखिए कानूनी न्याय क्या होता है। कानून के समक्ष किसी के साथ भी, यानी कानून जो है ना वो किसी के साथ भी, चाहे वो किसी रंग का हो, रूप का हो, जाति का हो, धर्म का हो, लिंग का हो, इनके आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता। तो ऐसा कानून नहीं होना चाहिए जिससे कि जाति, रंग, लिंग, धर्म के आधार पर कोई भेदभाव हो। कानून के समक्ष सभी समान होने चाहिए और सभी को समान न्याय प्रदान होना चाहिए, ठीक है। ऐसे इसे कहते हैं कानूनी न्याय। सभी के लिए मतलब चाहे वो देश का प्रधानमंत्री हो या फिर कोई झुग्गी में रहने वाला व्यक्ति हो, उन सभी के लिए एक जैसे मानदंड तय होने चाहिए, एक जैसी क्रिया जो है वो तय होनी चाहिए। चाहे वो आम व्यक्ति हो, चाहे देश का प्रधानमंत्री हो, चाहे कोई नेता हो, चाहे कोई राष्ट्रपति हो, सभी के लिए एक समान निर्देश होने चाहिए, सभी के लिए एक समान न्याय प्राप्त करने की प्रक्रिया होनी चाहिए। तो कानूनी न्याय इस ये जो कानूनी न्याय है ना, यही किसी व्यक्ति के जीवन का एक आधार भी तय करता है। किस प्रकार से व्यक्ति अपने जीवन में न्याय प्राप्त कर पाता है, ये कानूनी न्याय ही तय करता है। इसके बाद हम बात करते हैं राजनीतिक न्याय की। राजनीतिक न्याय कहीं ना कहीं संबंध रखता है राजनीतिक समानता से भी और राजनीतिक स्वतंत्रता से भी। देखिए राजनीतिक न्याय का अर्थ क्या है कि समाज में जो भी नागरिक रहता है, समाज के प्रत्येक नागरिक को, वो राज्य का सदस्य है, जो उस राज्य का सदस्य है उसको मत देने का अधिकार होना चाहिए। ऐसा न्याय उसे मिलना चाहिए। उसका राजनीतिक न्याय है कि उसको मत देने का अधिकार हो, ठीक है। एक चीज़ और मैं ऐड कर दूं, मत देने का अधिकार ना कुछ लोगों को नहीं होता। जैसे कि वो व्यक्ति पागल, अगर कोई पागल व्यक्ति है, उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, तो उसको मत देने का अधिकार नहीं होता, ठीक है। तो वो एक्सेप्शनल केस होते हैं। तो व्यक्ति को मत देने का अधिकार हो, चुनाव लड़ने का अधिकार हो, ठीक है, राजनीतिक दल बनाने का अधिकार हो, अपने अधिकारों की रक्षा करने का अधिकार हो। यानी कि अगर उसे लग रहा है कि उसके अधिकारों का हनन हो रहा है तो वो कोर्ट में जा सकता है, वो न्यायालय में जाकर कोई कंप्लेंट फाइल कर सकता है, वहाँ वो उसके खिलाफ केस लड़ सकता है। अगर उसे लगता है कि कहीं उसके अधिकारों का हनन हुआ है तो अपने अधिकारों की रक्षा करने का अधिकार होना चाहिए। इसके साथ साथ देखिए हमारे यहाँ अभिव्यक्ति की आज़ादी है। जो सरकार रूलिंग पार्टी है उसकी आलोचना करने का भी अधिकार यहाँ पे प्रत्येक व्यक्ति को होता है। तो सरकार की आलोचना करने का भी अधिकार राजनीतिक न्याय के अंतर्गत आता है। राजनीतिक न्याय व्यक्ति के सामाजिक अधिकार और मानव अधिकार की रक्षा भी करता है, ठीक है। राजनीतिक न्याय ही है जो उसके सामाजिक अधिकारों को दिलाता है और मानव अधिकारों को दिलाता है। राजनीतिक न्याय के अंतर्गत मानव अधिकार और सामाजिक अधिकार दोनों ही आ जाते हैं, ठीक है। इन अधिकारों की रक्षा करना भी राजनीतिक न्याय के अंतर्गत आता है।
इसके बाद हम बात करते हैं सामाजिक न्याय की। अब देखिए सामाजिक न्याय क्या है। सामाजिक न्याय से आप सभी भली भांति परिचित होंगे, और सामाजिक न्याय को लेकर के हमारे समाज के अंदर या हमारे कानून के अंदर भी अच्छे खासे प्रावधान किए गए हैं, अच्छे खासे नियम कानून भी बनाए गए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए आपको पता होगा पहले के टाइम में जाति पाति के आधार पर या जाति के आधार पर छुआछूत की जो भावना थी वो फैली हुई थी समाज के अंदर। तो भारतीय संविधान में, भारतीय न्याय के अंदर इसको जो है मिटा दिया गया और इसके लिए कानून बनाया गया अस्पृश्यता निवारक कानून। आप सभी को पता होगा ये भारत के ये उदाहरण है कि सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए भारत जैसे देश ने कानून में कितना बदलाव किया है, ठीक है, अपने संविधान में कितना बदलाव किया है। तो सामाजिक न्याय से तात्पर्य क्या है, समाज में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति, सभी व्यक्ति बिना किसी रंग रूप और जाति लिंग धर्म के आधार भेदभाव के सम्मान प्राप्त करें। यानी कि किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी रंग का हो, किसी भी लिंग का हो, किसी भी धर्म का हो, उसे बिना किसी भेदभाव के सम्मान मिलना चाहिए, ठीक है, उसे बिना किसी भेदभाव के उसके साथ व्यवहार होना चाहिए। समाज में सुख शांति से वो अपना जीवन व्यतीत कर सके, उसे कोई दूसरा वर्ग जो है वो परेशान ना करे, कोई दूसरा व्यक्ति जो है उसके जाति पे कटाक्ष ना करे, उसके धर्म पे कटाक्ष ना करे। तो ऐसा प्रावधान जो है न्याय, सामाजिक न्याय के अंतर्गत है। और हमारे भारत जैसे देश के अंतर्गत तो जो धर्मनिरपेक्ष देश है, वहाँ तो सामाजिक न्याय को इतना सर्वोपरि माना गया है कि हमारे यहाँ पर किसी भी जाति धर्म के आधार पर अगर कोई कटाक्ष करता है तो तुरंत उस पर जो है एक्शन लिया जाता है, तुरंत उस पर कार्रवाई की जाती है। तो इसके पक्ष में आपको पता ही होगा, भारतीय दंड संहिता के अंदर दंड का प्रावधान भी रखा गया है इसके पक्ष में, अगर किसी की जाति पे, किसी के धर्म पे कोई कटाक्ष करता है तो। और कई राष्ट्रों ने, आप सभी को पता ही होगा, अभी मैंने आपको बताया, कई राष्ट्रों ने ऐसा किया भी है अपने राज्य के भीतर कि सामाजिक न्याय के लिए कई प्रकार के कानूनों का प्रावधान किया। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, भारतीय संविधान ने जाति पर आधारित छुआछूत की भावना को मिटाने के लिए अस्पृश्यता निवारक कानून को बनाया था। अभी मैंने आपको बताया, ठीक है ना। तो ये छुआछूत वाली जो सिस्टम था, ये भारतीय संविधान ने जाति पर आधारित छुआछूत की भावना जो थी इसको मिटाने के लिए बनाया गया था, अस्पृश्यता निवारक कानून। इसके बाद हम बात करते हैं जॉन रोल्स के न्याय सिद्धांत की, ठीक है। जॉन रोल्स का जो न्याय सिद्धांत है इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए जॉन रोल्स का जो न्याय सिद्धांत है ना, वो क्या कहता है। जॉन रोल्स ने एक पुस्तक लिखी है अपनी, थ्योरी ऑफ जस्टिस। उन्होंने इसमें कहा, न्याय के संबंध में या न्याय के सिद्धांत में इन्होंने कहा कि जो न्याय है ना वो कहीं ना कहीं समानता से जुड़ा हुआ है। उनका कहना ये था, वो कहते थे कि अगर समाज में समानता कायम हो गई ना तो समझ लो न्याय मिल गया। यानी कि अगर समानता समाज के अंदर है तो न्याय उसको अपने आप ही मिल जाता है। समाज में समानता कायम करना चाहते थे जॉन रोल्स ही, क्योंकि जब समाज में समान अधिकार, समान स्वतंत्रता होगी तभी व्यक्तियों के बीच आपसी भेदभाव नहीं होगा। इनका कहने का तात्पर्य ये था कि अगर समाज में व्यक्ति को उसके समान रूप से अधिकार मिल जाए, समान रूप से उसे स्वतंत्रता मिल जाए, तो अपने आप ही भेदभाव की भावना खत्म हो जाएगी और व्यक्तियों को न्याय जो है मिल जाएगा। जॉन रोल्स जो थे वो लोकतंत्र के पक्षधर थे। उन्होंने कहा कि संवैधानिक लोकतंत्र ही न्याय के पक्षधर है। उन्होंने कहा कि जो न्याय है ना वो लोकतंत्र, संवैधानिक लोकतंत्र के अंतर्गत अच्छे से कार्य करता है। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि ऐसी सरकार जो है वो ऐसी व्यवस्था की बात करे, ऐसी व्यवस्था बनाए जो जन कल्याण के लिए जिम्मेदार हो। यानी ऐसी पॉलिसीज़ सरकार को बनानी चाहिए, यानी कि जो रूलिंग पार्टी है, जो रूल कर रही है उस समय में, जो सरकार है वो ऐसी व्यवस्था को बनाए जो जन कल्याण हो, यानी जनता की भलाई के लिए कार्य करें और संसाधनों को पूरी तरह सुनियोजित करें। जो भी संसाधन हैं उनको पूरी तरह से उनका यूटिलाइजेशन प्रॉपर अच्छे तरीके से करें, उनका वितरण अच्छे तरीके से करें, है ना। ऐसा ना हो कि सिर्फ सब कुछ पूंजीपतियों के हाथ में चला जाए, ऐसा ना हो कि सब कुछ गरीबों के हाथ में चला जाए। यानी संसाधनों का पूर्ण रूप से प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। संपत्ति का उचित वितरण करने पर बल देना चाहिए। ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जिससे कि संपत्ति का उचित वितरण हो, प्रत्येक को समान रूप से समान अवसर मिले, प्रत्येक को सार्वजनिक संपत्ति का उपभोग करने के अवसर मिले, ठीक है। सभी व्यक्तियों को उसकी क्षमता के अनुसार कार्य मिलना चाहिए। ऐसी व्यवस्था बनाई जाए, ये अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया ही था कि ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जिससे प्रत्येक व्यक्ति को, समाज में रहने वाले प्रत्येक नागरिक को उसकी क्षमता के अनुरूप कार्य मिल सके, जिससे वो अपनी आजीविका कमा सके, जिससे कि अपना वो जीवन चला सके।
समाज के न्यूनतम लाभान्वितों को, यानी समाज के अंदर जो लाभ प्राप्त नहीं कर पाते, जो निचला तबका है, जो कहीं ना कहीं समाज में लाभ को प्राप्त नहीं कर पाता, उनके लिए ऐसी पॉलिसीज़ बनानी चाहिए, ऐसी व्यवस्था बनाई बनाई जानी चाहिए जिससे कि अधिकतम लाभ उन तक पहुँचे। ठीक है, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। ये किसने कहा? ये कहा जॉन रोल्स ने। और जॉन रोल्स ने किस में कहा? ये इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी, थ्योरी ऑफ जस्टिस। इनके अंतर्गत इन्होंने न्याय को जो है, न्याय के सिद्धांत को न्याय के सिद्धांत को परिभाषित किया है, ऐसे कह सकते हो। न्याय के सिद्धांत को इन्होंने बताया कि इस प्रकार से न्याय जो है व्यक्ति को मिल सकता है। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दी, जॉन रोल्स ने जो जो बताया। तभी जो ये कह रहे हैं कि तभी समाज में समानता कायम होगी, यानी ये सारी चीज़ें जो हो जाएगी ना, जैसे मान लो जन कल्याण के लिए व्यवस्था बनाना, ठीक है, संपत्ति का उचित वितरण होना चाहिए, सभी व्यक्तियों की क्षमता के अनुसार उन्हें कार्य मिलना चाहिए, जहाँ जिन लोगों तक लाभ नहीं पहुँच पाता ऐसे अवसर बनाए जाएँ, ऐसी व्यवस्था बनाई जाए कि उन तक अधिकतम लाभ पहुँचे, संसाधन अच्छे तरीके से प्रयोग हो। ये सभी चीज़ें अगर हो जाएंगी समाज में, तभी समानता कायम होगी। और इनका जोर था समानता पर ही। इन्होंने यही कहा था कि अगर समानता कायम हो जाती है ना किसी समाज में, तो न्याय अब ऑटोमेटिक ही मनुष्य को मिल जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं न्याय पर मार्क्सवादी विचारधारा। देखिए, मार्क्सवादी विचारधारा बिल्कुल ही अलग है न्याय पे। इन्होंने बिल्कुल अपने अलग विचार रखे हैं। मार्क्सवादी ने क्या कहा कि समाज जो है वो दो वर्गों में बटा हुआ है, एक है शोषक वर्ग और एक है शोषित वर्ग। इनका कहना ये था। इनका कहना था कि दो वर्ग है, ठीक है, एक शोषक वर्ग है, एक शोषित वर्ग है। जो शोषक वर्ग है वो शोषित वर्ग का शोषण करता है, इनका कहना ये था। और जो शोषक वर्ग है वो कौन सा वर्ग है? वो पूंजीपतियों का वर्ग है। अर्थात इनका जो, मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊं तो ये कहना था कि जो समाज है वो पूंजीपति और श्रमिक वर्ग में बटा हुआ है, यानी अमीर और गरीब में एक तरीके से बटा हुआ है। पूंजीपति कौन? जो उद्योगपति हैं उनमें, और श्रमिक कौन? जो उनके कारखानों में काम करते हैं। इनका कहने का मतलब ये था कि जो पूंजीपति है वो श्रमिकों का शोषण करते हैं, वो शोषित वर्ग है, और पूंजीपति अपने हिसाब से सत्ता चलाते हैं। मार्क्सवादियों का ये कहना था। इन्होंने कहा कि राज्य की सत्ता का प्रयोग शोषक वर्ग ने अपने हितों की पूर्ति के लिए किया, यानी जो भी राज्य रहे, जो भी उस समय सत्ता में रहे, तो पूंजीपतियों ने उस सत्ता का जो प्रयोग है वो अपने हिसाब से किया और शोषक वर्गों का शोषण किया, यानी जो शोषित वर्ग था, जो श्रमिक वर्ग था, उनका शोषण जो है उन्होंने किया। और न्याय जो है ना, इनका कहना है कि न्याय उन लोगों से वंचित रहता है, यानी जो श्रमिक वर्ग है, जो शोषित वर्ग है, न्याय उन लोगों से वंचित रहता है, उन्हें न्याय नहीं मिल पाता। मार्क्सवादी की न्याय अवधारणा पूंजीपतियों की अवधारणा से मेल नहीं खाती। ठीक है, इन्होंने कहा ऐसा नहीं है, जो भी पूंजीपतियों की अवधारणा है, जो भी पूंजीपतियों के समाज को सपोर्ट करता है, वहाँ पर श्रमिक वर्ग को या शोषित वर्ग को न्याय नहीं मिल सकता। यानी पूंजीपतियों के बिल्कुल विरुद्ध रहे हैं मार्क्सवादी। पूंजीवादी समाज में न्याय और समानता की बात व्यर्थ है। इन्होंने कहा अगर हम पूंजीवादी समाज में रहते हैं, ठीक है, जब जब हमारे समाज के अंदर पूंजीपति अधिक अधिक व्यक्ति है या सत्ता को कंट्रोल करते हैं पूंजीपति, तो वहाँ पे आप समानता की बात नहीं कर सकते, समानता की बात व्यर्थ है। क्योंकि जो निचला वर्ग है, जो शोषित वर्ग है, उसको समान मिलेगा ही नहीं, उसको न्याय मिलेगा ही नहीं। इनका कहना ये था। यह मानव और असमानता पर आधारित है। इन्होंने कहा जो पूंजीपति वाला पूंजीवादी जो समाज है, ये मानव की असमानता पर आधारित है, यानी जो आम व्यक्ति है वो, उसको जो है समान रूप से अधिकार नहीं मिलते। मार्क्सवादी के अनुसार सभी व्यक्ति बराबर है, लेकिन पूंजीवादी व्यवस्था में श्रमिक वर्ग को न्याय नहीं मिलता। इन्होंने ये कहा जो वास्तविक उत्पादन करता है, यानी कि जो वास्तविक में जो देश के लिए उत्पादन कर रहे हैं, ठीक है, देश के लिए जो वास्तविक में जो मेहनत कर रहे हैं, इनका कहना ये था, देश की उत्पादन क्षमता को जो बढ़ा रहे हैं, उनको वास्तविकता में जो श्रमिक वर्ग है वही उत्पादन करता है। उनको कोई ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं मिलती, उनको न्याय नहीं मिलता, क्योंकि पूंजीवादी व्यवस्था है। मार्क्सवादियों का कहना ये था। इसके साथ साथ इन्होंने ये भी कहा कि इस व्यवस्था को ठीक कैसे किया जा सकता है। तो इन्होंने कहा कि अगर इस व्यवस्था को ठीक करना है तो पूंजीवादी राज्य को समाप्त करना होगा, यानी जो पूंजीवादी, जितने भी पूंजीपति हैं, इनके वर्चस्व को सत्ता से हटाना होगा, सत्ता में पूंजीपतियों को दूर करना होगा। ठीक है, ऐसा इन्होंने कहा था। इसके लिए इन्होंने कहा कैसे होगा, तो श्रमिक वर्गों को संगठित होना होगा, यानी श्रमिक जो वर्ग है, जो निचला वर्ग है, उसे एकजुट होना होगा, संगठित होना होगा और एकजुटता के साथ आगे बढ़ना होगा, तभी ये पूंजीवादी समाज को चुनौती दे पाएंगे। तो ऐसा मार्क्सवादी का कहना था कि न्याय, पूंजीवादी समाज के अंदर श्रमिक वर्ग को न्याय नहीं मिलता, और यदि इनको न्याय चाहिए तो इन्हें पूंजीवादी समाज के खिलाफ खड़ा होना होगा, श्रमिक वर्ग को इकट्ठा होना होगा। तो ये थी मार्क्सवादी अवधारणा। दो अवधारणाओं को डिस्कस किया हमने, दो सिद्धांतों को न्याय के, जॉन रोल्स के और मार्क्सवादियों के। ठीक है,
तो यहाँ पर आपका ये चैप्टर जो है वो ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।